वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव। सिलेक्शन बैच आपका जो अपने स्टार्ट किया हुआ है उसका लेक्चर नंबर आपका 83। सिलेक्शन बैच का ये जो लेक्चर नंबर 83 अपन यहाँ पे आज करने वाले हैं। अगर आपने इसकी पार्ट 1 यानी रे ऑप्टिक्स पार्ट 1 अगर आपने मिस कर दिया है, रे ऑप्टिक्स पार्ट 2 अगर आपने मिस कर दिया है, तो बड़े भैया मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि इस क्लास के बाद में उसको ज़रूर से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि रे ऑप्टिक्स को मैंने एक कमिटमेंट आपसे किया है कि कभी ना भूल पाओगे आप इसको। बस शर्त यह है कि जो पढ़ाया जाता है, जो कॉन्सेप्ट आपको दिया जाता है, काम आराम आराम से होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन जो होगा वो परमानेंट दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन करवा दिया जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 मिस कर दिया है तो इनकी प्लेलिस्ट आपको अपडेट मिल जाएगी, वहां पे जाके पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर से कर लें। और पार्ट 3 भी धमाकेदार होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। लेकिन इससे पहले जो मेरी आर्मी क्लास में आ चुके हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दें। मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूं इससे पहले एक बार दिल पे हाथ रखें और अपने आप से बात करें कि क्या सर को हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर करना चाहिए आवाज आए, अगर करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा दिल से जुड़ा हुआ है उसको जरूरी आवाज आएगी। करना चाहिए तो फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ईमानदारी के साथ में। ये मत सोचना कि सर को क्या पता चलेगा, ऊपर वाला देख रहा है। जरूर से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मैं क्लास स्टार्ट करूं, ये हमारी टीम आरएसआर, और वही कहते हैं ना, टीम आरएसआर का सपना हर घर से वॉरियर अपना, हर घर से वॉरियर अपना। जो बच्चा क्लास में आ जाए उसको वॉरियर बना के छोड़ेंगे। बस शर्त यह है कि वो बच्चा हमारे साथ चले। आगे बात करें, अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरा अनअकैडमी पे प्रोफाइल है, आप जाइए और मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासें होने वाली है उनका अनाउंसमेंट मैं आज आपको देने वाला हूँ। क्या होगा, कैसे होगा, तो इसके लिए आप मुझे जरूर से इस क्लास के बाद में अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर लें। ये मेरी स्पेशल क्लासेज वहाँ पे होती है। जो मेरी स्पेशल क्लास होती है वो सुबह 8 बजे होती है। क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें मैं आपके साथ पहले डिस्कस करूंगा। अगर इसके बाद में आप हमारे से अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, प्लस पे मैंने पहला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, यूनिट 10 डायमेंशन। और कल से मेरा एक नया जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1, यानी 12th का पहला टॉपिक कल से स्टार्ट हो रहा है। इधर यूनिट 10 डायमेंशन हो गया, स्केलर वेक्टर हो गया है। ठीक है, तो जो बच्चे प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे दोनों कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कैटेगरी सिलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद में ये सिलेक्ट आपको नहीं करना है, या तो 3 मंथ या 12 मंथ सिलेक्ट करें। उसके बाद में आप हमारा नीचे कोड का ऑप्शन आए, वहाँ पे कोड आरएसआर लाइव यूज कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट होगा। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि इसी प्राइस रेंज में आप सारे टीचर से पढ़ सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, क्योंकि हमारे बैच कोर्स में सारे एजुकेटर वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। आपको जो क्लासेज होती है उनका जो अपडेट होता है वो टीम आरएसआर टेलीग्राम पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे लगभग 21,500 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो मेरे कंसेप्ट की क्लासें होती हैं इनका मैं पीडीएफ नहीं देता, क्योंकि बेटा ये फिजिक्स है, मैथ्स और इंग्लिश नहीं है कि आप प्रैक्टिस कर लोगे। इसके नोट्स बनाने पड़ते हैं और वो नोट्स आपको क्लास से बनाने होंगे, जो मैं आपको शॉर्ट में लिखवाता हूँ। तो ये जो क्लास होती है इनका पीडीएफ मैं नहीं दूंगा, नहीं दे रहा हूँ। जो आपकी प्रैक्टिस होगी उनके आपको जरूर से जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे, नोट्स बनाने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक बार रे ऑप्टिक्स में पार्ट 3 में पहला पार्ट, जिसके बारे में अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहला पार्ट जो प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी। रे ऑप्टिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने क्लियर कर लिया है तो उम्मीद करता हूं कि फुल जोश के साथ में आप पार्ट 3 के लिए तैयार हो गए होंगे। ठीक है, यस सर। चलो क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे ही ये लाइन आपको पढ़ने को मिली, एक चीज आपके दिल दिमाग में आ जानी चाहिए। एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन, यानी एक होता है परावर्तन, गया टकरा के वापस आ गया, और एक होता है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। लाइट आई एक मीडियम से और दूसरे माध्यम में चली गई, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअल में रिफ्लेक्शन में एक ही मीडियम होता है, टकरा के वापस उसी मीडियम में रे लौट जाती है।
लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, दो मीडियम होते हैं, क्योंकि एक मीडियम में कभी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। दो मीडियम होंगे, एक रेयर मीडियम होगा, एक डेंसर मीडियम यानी विरल माध्यम होगा, एक सघन माध्यम होगा। तो दो मीडियम होंगे, और जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, उस दौरान जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, उस दौरान उसको स्ट्रेट जाना होता है, लेकिन वो अपने पाथ से उसमें डेविएशन आ जाता है, उसमें विचलन आ जाता है, वो नॉर्मल यानी अभिलंब के पास या उससे दूर हट जाती है। इसी फिनोमिनन को, इसी घटना को हमने नाम दिया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है आपको, विजुअल इफेक्ट भी मिलेंगे आपको नोट्स के लिए, यहाँ पे थ्योरी भी मैंने ऐड कर रखी है, दोनों लैंग्वेज में ऐड है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। यस, जरा ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक चीज एक बार ये विजुअल इफेक्ट देख लो, बाकी मैं इसको आगे थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। अभी थोड़ा सा एक इमेज आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। एक चीज बेटा, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका स्लोअर मीडियम है, ये आपका फास्टर मीडियम है, यानी ये आपका डेंस मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है, ये आपका इंसिडेंट रे है, और ये आपका जो आपका रिफ्रैक्टेड जो रे है, अपवर्तित किरण है, वो है। यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है बेटा, ये रिफ्लेक्शन है, इस माध्यम से आई और उसी माध्यम में लौट गई, ये रिफ्रैक्शन है। इस माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में चली गई, ये आपका रिफ्रैक्शन है, आप देख रहे होंगे। बाकी मैं इसको पूरा डिटेल से डिस्कस अभी आगे करने वाला हूं, तो उसको लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन में ना आए। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक प्रॉपर्टी है जो मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले सर हम इसको नोट्स में क्या ऐड करें या नोट्स में कैसे लिखें, इसके लिए मैं बात करना चाहूँगा। एक बात फिर से बोलना चाहूँगा, बच्चा अगर क्लास में आ गया है, ये RS सर की क्लास है, नोट करिए अपने दिल दिमाग में एक बात, जो टिक गया, जो रुक गया, वो कुछ सीख गया, और जो डर गया वो मतलब काम से गया, जो डर गया वो काम से गया, क्योंकि वो घर गया। और जो बच्चा घर गया वो सीख नहीं पाएगा अपने क्लास से। पेशेंस रखो, सब्र रखो। अगर आपके पास पेशेंस है, सब्र है, तो वो चीज़ सीख के जाओगे जो आप सीखने आए। इस बात का चैलेंज मैं आपसे करता हूँ, प्रॉमिस आपसे करता हूँ। सबसे पहले फील करना बच्चे, यहाँ पे एक मीडियम आपको नजर आता है, ये मान लो आपका डेंस मीडियम है, सघन माध्यम है, ये आपका रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है। एक इंसिडेंट रे आपको नजर आता है गुरुजी, एक इंसिडेंट रे आपको नजर आता है, ये वाला, ये आया है, और यहाँ पे ये एक डेंस मीडियम, रेयर मीडियम, और ये उसको अलग करने वाली लाइन, ये रे इधर चली गई। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, मैं इसको R लिख देता हूं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आप कहोगे सर आपने तो इसको स्ट्रेट लाइन में शो कर दिया है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। विद इन 10⁻⁹ सेकेंड यानी नैनो सेकेंड में थोड़ा सा मैं इसको अवे फ्रॉम नॉर्मल दिखा देता हूं, नॉर्मल से दूर कर देता हूं, क्योंकि ये डेंस मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। प्रॉपर्टी बताऊंगा बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, सब्र रखना। अब विलंब से दूर हट गई है और किरण सीधी आगे की ओर बढ़ रही थी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में चली गई। अब विलंब से नॉर्मल से दूर हट गई, दूर हट गई, पास आ गई। इसकी बात आगे करेंगे, यहाँ पे केवल इतना बताना है कि जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, उस दौरान वो अपने पथ से डेविएशन उसमें आ गया है, डेविएट हो गई है, विचलित हो गई है, और इसी फिनोमिनन का नाम है, इसी घटना का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन कहलाता है। थ्योरी में भी मैंने यही चीज लिखी है। क्या लिखी है बेटा, जरा गौर फरमाइएगा। एक माध्यम से फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दूसरे माध्यम में अगर कोई लाइट एंटर करती है, उस दौरान जो लाइट है, जो प्रकाश है गुरुजी, वह अपने रे से उसमें डेविएशन आ जाता है, उसमें विचलन आ जाता है। उस
दौरान इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कह देंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। सर एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा, नहीं बेटा डेफिनेशन नहीं पूछेगा। सर जी एग्जाम में टेबल पूछेगा, नहीं सर। सर एग्जाम में एबीसीडी पूछेगा, नहीं सर। तो फिर अपने स्पेलिंग याद क्यों करते हैं, हम पहाड़े दिमाग में टेबल वगैरह क्यों याद रखते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी होती है। तो गुरुजी जो सवाल बनने वाला है उस सवाल को तैयार करने के लिए बेसिक जरूरी है, बेसिक क्लियर होगा तो सवाल बनेगा। 20 पेपर में भी आपने देखा और आगे भी देखना, चाहे वो नेवी का पेपर हो, चाहे वो एयरफोर्स का पेपर हो, चाहे वो एनडीए का पेपर हो, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बना के दूंगा स्क्रीन पे, जरा गौर फरमाइएगा। ये एक आपको इंसिडेंट रे नजर आता है, ये आपका रेयर मीडियम है, ये एक विरल किरण नहीं है बेटा, विरल माध्यम है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया हिंदी में। ये आपका रेयर मीडियम, नीचे देखो विरल माध्यम है, ठीक है। ये आपका डेंस माध्यम, आपका डेंशियम मीडियम दिया गया है, सघन माध्यम है, यहाँ पे सही है। जरा गौर फरमाइए मेरी बात पे, ये एक इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट जो रे है जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण। इस रे को ऐसे डॉट से सीधा जाना था लेकिन नहीं गई, क्यों? क्योंकि अपने पथ से विचलित हो गई, डेविएशन आ गया, क्योंकि क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। ये रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही थी, जो रे सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन में जाता है, रेयर से डेंस में जाता है, नॉर्मल के कमेंट में बोलो फटाफट, कनेक्ट हो जाओ, आई कांटेक्ट बराबर बराबर। रेयर से डेंस में गया, नॉर्मल के पास आएगा, अब विलंब के पास आएगा, तो ये रे नॉर्मल की ओर झुक गया, सीधा नहीं गया, ये इतना झुक गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका आर हो गया। कितना झुक गया, वो झुक गया बच्चे डेल। ये डेल क्या है, विचलन है, ये डेविएशन है जो आप इधर देख रहे हैं। मजा आ गया देख के, बहुत जबरदस्त सवाल है। एक न्यूमेरिकल बना के दूंगा, एक सवाल बना के दूंगा जो शायद आपने अभी सोचा नहीं होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर ये विरल माध्यम से सघन में जाता है, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाता है, तो नॉर्मल डेल बराबर क्या आया, आई। ये बेटा ये टोटल कोण क्या होना था, आई बराबर आर होना था, लेकिन यहां पे क्या हो गया, आई बराबर आर प्लस डेल। तो अगर आपको डेल निकालना है तो आई माइनस आर। किसी बच्चे को इस फॉर्मूले में अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट में कमेंट करो, सर ये कैसे आया। बेटा ये एंगल आपको पता है क्या, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। अगर ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, अगर ये आई है तो ये पूरा एंगल आई के बराबर होना चाहिए। ये एंगल क्या है, आर और एक डेल, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, आई बराबर आर प्लस का डेल। अगर मुझे डेल निकालना हो तो आई माइनस आर लिखूं, तो किसी बच्चे को रट्टा मारने की जरूरत है क्या, मैंने क्यों लिखा ये फॉर्मूला, किसी बच्चे को सोचने की जरूरत है क्या, अपने आप समझ में आया। हमने आई में से आर को माइनस किया। अब देखना राज की बात जो मैं करने जा रहा हूं, ये रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, नंबर 1, नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं। डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में रे जा रहा है, किरण जा रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आइए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अगर कोई लाइट रे प्रकाश की किरणें डेंस मीडियम से अगर रेयर मीडियम में जाता है तो वह नॉर्मल के पास आता है या नॉर्मल से दूर हटता है। अरे ये रेयर मीडियम है, ये विरल माध्यम है, अब विलंब से अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला जाता है, जिसकी बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये आपको थोड़ा सा नोट करके रखना है, अगर ये नॉर्मल से दूर चला गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल है, तो आप एक चीज मुझे बताइए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बन गया आई। आप मुझे बताओ आई किसके बराबर होगा, बताइए। इस रे को इधर जाना था लेकिन ये तो बहुत दूर चला गया, आई किसके बराबर होना था, आर के। लेकिन अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आई के बराबर क्या आर को लिखूं, लेकिन ये डेल का क्या लफड़ा है, अगर मुझे डेल निकालना हो तो कैसे निकालूं। यानी ये डेल तो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है आर और डेल का, ये बेटा यहाँ तक लेना है, ये आपका आर है और ये आपका डेल है। तो बताओ अगर मैं आई के बराबर एंगल लेता हूं आर वाला, ये एंगल बताओ ये कैसे आएगा, ये आर में से अगर मैं डेल घटाऊंगा तो आर माइनस डेल,
और ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, आई के। तो आई बराबर आर माइनस का डेल। नोट करो बच्चे एक बार, डेल बराबर आर माइनस आई, डेल बराबर आर माइनस आई, डेल बराबर आर माइनस आई और डेल बराबर आई माइनस आर। बस ये चीज बच्चे दिमाग में नोट कर ले। अगर इधर से सवाल आ गया ना फिर नोट कर लेना 0.1% बच्चे सवाल को फोड़ेंगे। और जो बच्चा मेरी क्लास में है, क्लास में आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा सवाल को नोटिस ही नहीं करता कि इधर से क्वेश्चन बनाया जा सकता है क्या, यहाँ से सवाल बनाया जा सकता है क्या, ये बच्चा नोट ही नहीं करता है। यहाँ पे अगर रेयर टू डेंसर गया तो आई माइनस आर होगा और डेंसर टू रेयर गया तो आर माइनस आई होगा। इधर से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बहुत बेहतरीन वाला। ठीक है, क्लियर है बेटा? आगे चले। आपने बोला था नेवी का अभी नहीं आया, बेटा देखो नेवी का अभी नहीं आया, वेट करते हैं अपन। 18 के लिए उसने बताया था ऑफिशियल जो आपका साइट है उसके लिए स्टार्टिंग आपका, तो वेट करते हैं नाइट तक। अगर वो रियल है तो अपडेट हो जाएगा और अगर रियल नहीं है तो अपडेट नहीं होगा। तो वेट करते हैं 18 नाइट तक, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद में बात करते हैं। आगे आ जाओ अगले पॉइंट पे। अब बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की एक प्रॉपर्टी है जो है स्नेल लॉ, स्नेल का नियम। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनने वाला है, इधर से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनने वाला है। इस कॉन्सेप्ट से जब आगे चलूंगा स्नेल के नियम से बहुत अच्छा फॉर्मूला बनता है। लेकिन मेरी आर्मी अभी कमेंट बॉक्स में विद इन नैनो सेकेंड एक बार स्नेल लॉ को लिख देगी। मैं चाहता हूं, वो मुझे पता है आपको आता है, लेकिन मुझे एक कनेक्शन चाहिए आपका, एक कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो प्रत्येक बच्चा मुझे कमेंट में शो करेगा। स्नेल लॉ, स्नेल का नियम क्या है? सर जी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आपका मीडियम, इधर अलग मीडियम है, ये आपका डेंस मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये आपका बेटा मैं देखो मैं क्लियर करता हूं आपको। ये सर जी आपका नॉर्मल है और सर ये आपका इंसिडेंट रे है और ये रेयर टू डेंसर आ गया, नॉर्मल के पास में आ गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर। अच्छा जी, अब देखते हैं जरा ये जो स्नेल लॉ है वो क्या कहता है। वो कहता है गुरुजी, वो कहता है इंसिडेंट एंगल, ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण है उसकी ज्या बोले तो बच्चे साइन, कुछ याद आया? यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की ज्या बोले तो साइन आई। क्या मैं लिख दूं इधर, अगर आप बुरा ना मानो तो साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस की ज्या यानी साइन आई। दूसरा आगे क्या लिखता है, अपवर्तन कोण की ज्या यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण की ज्या यानी अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर। यहाँ पे मैं साइन के साथ में आई लिख दूं तो बढ़िया रहेगा, समझ पाएंगे आप। का अनुपात रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट वैल्यू, और उस कांस्टेंट वैल्यू का क्या नाम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी साइन आई बटा साइन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस का ज्या यानी साइन आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर का ज्या यानी साइन आर का अनुपात कांस्टेंट होता है, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, माध्यम का अपूर्णांक कहते हैं। बच्चा कहेगा सर जी इसके इतने भाव बढ़ाने की क्या जरूरत है, वो पता चलेगा जब मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन दूंगा ना, प्रैक्टिस कराऊंगा क्लास में ही, लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, तो पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जरा गौर फरमाइएगा। लेकिन लाइक्स में थोड़ी मुझे कंजूसी नजर आई है। क्लास स्टार्ट होने के पहली बार मैंने लाइक्स पे अपनी नजर डाली है और वहां पे आपने मुझे निराश किया है। शायद अगली बार मेरी नजर जाएगी तो आप मुझे निराश नहीं करेंगे। लेकिन पहली बात ये बात बताओ, यहां तक अगर आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट है तो मैं अगली स्टेप पे आगे बढ़ना चाहूंगा। जल्दी बता दें मुझे। यस बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, इसको मीडियम के रूप में भी लिख सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको लिख के। शाबाश, ओके ओके यस। चलो देखिए अपन इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बच्चों ने प्रेजेंट लगा दिया अपने लाइक पे। स्नेल का नियम लिखता हूं मैं बेटा, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा, थोड़ा सा मेकअप करना चाहूंगा। 1 म्यू 2, बच्चे कंफ्यूजन है,
सॉल्यूशन कुछ भी नहीं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। उस सॉल्यूशन की बात करूंगा, यहीं पे बच्चा लपेटा जाता है, क्योंकि वो सवाल याद है 9:8 वाला, 27:5 वाला। वो सवाल गलत क्यों होता था अक्सर? बहुत सारे बच्चों ने रट लिया डायरेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे हर बार उसको उल्टा कर देते थे। 9:8, 8:9 वाला सवाल बताऊंगा। आज उस कॉन्सेप्ट को फील करना। बेटा मैंने लिखा है 1μ2, तो अब इसका मैं मेकअप करके पता है मैं इसको कैसे लिखना चाहूंगा। मैं लिखना चाहूंगा इसको μ2/μ1। ये एक्चुअल में क्या है बेटा आपका, मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। इसको इधर लिखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है इधर ये नहीं जाएगा। ये होगा आपका 1μ2, यानी 1μ2 को मैं μ2/μ1 लिख सकता हूँ और sin i/sin r लिख सकता हूँ। बच्चे सर जी ये कंफ्यूजन है, समझ नहीं आया। 1μ2 ये जो बाद में आए उसको ऊपर लिखो, जो पहले आए उसको नीचे रखो। बाद में आए उसको ऊपर और जो पहले आए उसको नीचे। 1μ2 अगर मैं ऐसा लिखता बेटा, मैं इसको ऐसे लिखता 2μ1, तो पता मैं इसको क्या लिखता, मैं बाद में आया उसको ऊपर लिखे, बाद में आया तो μ1 और ये आपका हो गया μ2। मैं इसको ऐसा लिखता μ1/μ2। ये बात याद रखना, जो बाद में आए उसको ऊपर लिखना है। 1 बाद में आया था, मैंने उसको ऊपर लिखा है। पहले आए उसको नीचे लिखो। जो पहले आया था क्या आया था पहले इसमें 1, तो 1 को मैंने नीचे रखा है। एक बार बेटा इस फॉर्मूले के लिए मैं परमिशन चाहूंगा आपकी। अगर आपका क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं, यहाँ से किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है तो मैं एक इसका फॉर्मेट और दे दूं। एक बार बताना जरा कमेंट सेशन में फटाफट से, जल्दी बताइए बच्चे। यस क्लियर है सर, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, ओके। चलो इसको और कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, एक स्टेप और है जो कई बार जरूरत पड़ जाए तो बच्चा लिख लेना, क्योंकि हम हर लेवल पे, अरे हम इस बार वो करने वाले हैं जो एक मच्छर काट के हमें निकल जाए और हम उसकी जिद में ऐसे हो जाए कि विंडो क्लोज कर दें, गेट बंद कर दें और उसको ढूंढने निकल जाएं। नामुमकिन है लेकिन मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उस मच्छर को निकालेंगे और जितना उसने खून पिया है एक बार निकाल के चेक करेंगे कि कितना था, ठीक है कि नहीं है। हाँ, तो वहां पे अपने एरर भी फाइंड कर लेंगे कि कितना खून अपना था, कितना पड़ोसी का था, ठीक है। तो μ2/μ1, 1μ2 sin i/sin r। मैं एक काम करता हूं गुरुजी, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं μ1 sin i बराबर μ2 sin r। कुछ समझ में आया लॉजिक? सर जी ये तो बहुत बेहतरीन आपका रेशियो बन गया। बस इसी रेशियो की बात कर रहा हूँ, μ1 sin i μ2 sin r, ये μ2 sin r के साथ में और μ1 sin i के साथ में। तो मैं एक बेहतरीन फॉर्मूला लिखने वाला हूँ और वो फॉर्मूला आपके दिल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मैं इसको sin थीटा लिखूंगा और इक्वल लिखूंगा कांस्टेंट। क्या लिखूंगा बेटा? कांस्टेंट, यानी नियतांक। ये बात बेटा एक बार अपने दिल दिमाग में बिठा लो। बहुत बेहतरीन सवाल इधर से बनाया जा सकता है, बहुत बेहतरीन सवाल इधर से बनाया जा सकता है। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला कौन सा है बच्चा? ये फॉर्मूला उस कंडीशन में आपको उधर नहीं मिलेगा। उधर ये फॉर्मूला मिल गया ना, वो कहते ना सर जी जहर लेवल का मेकअप था एयरफोर्स वाले पेपर में अभी, वैसे ही मैं फिर कहूंगा वो मेकअप मिल सकता है। स्नेल्स लॉ ऐसे लिख के फिर ऑप्शन में देगा, ये कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा। ये भी मिल सकता है लेकिन ये इजी होगा। अगर पेपर का लेवल अच्छा करना है, मेकअप अच्छा करना है, तो भाई मेरे ये ऑप्शन में दिया होगा और बच्चा 101% गलत कर देगा। गारंटी के साथ बात करता हूं। अगर मेरी बात दिल को छू गई कि सर बात तो पते की कर रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेशन में या लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा के बता देना। ये सवाल इधर से बनाया जा सकता है बहुत गजब लेवल पे, ये वाला सवाल टॉप लेवल पे। अपने दिल दिमाग में इसको बिठा लेना, बहुत अच्छा सवाल है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अपवर्तनांक। भैया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात हो, अपवर्तन की बात हो और स्नेल के नियम की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है ना। अपनी आजकल तो जो टाइम ही नहीं रहा, मतलब पहले के ज़माने में मतलब कॉलोनी के ढाणियों की जो लेडीज़ लोग पानी वगैरह भरने के लिए जाती थी जोड़ पे, है ना, और वहाँ पे जाएं और फिर घर गृहस्थी की बात नहीं हो, है कि नहीं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि गैस बनती है वहाँ तो बहुत भयंकर वाली।
तो वैसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात अगर अपन करें और फिर स्नेल लॉ की बात नहीं हो, स्नेल के नियम की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। और स्नेल के नियम की बात हो और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात नहीं हो, ये भी नहीं हो सकता। तो अब निचोड़ निकालेंगे बढ़िया वाले लेवल पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी अपवर्तनांक है। सबसे पहले तो मैं बात करूं भाई साहब, ये टोटल सन्यासी है, ना इसका कोई डायमेंशन है और ना इसकी कोई विमा है, और इसको लेकर सवाल एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी में इसका ऑप्शन मिल जाएगा आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये विमाहीन और मात्रकहीन राशि है, ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखना अच्छे से बेटा। तो अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो माध्यम में प्रकाश की चाल निर्धारित करता है। गुरुजी ये तो नया ही मेकअप हो गया, ये चीज तो हमें पता है कि ये स्केलर है, ये डायमेंशन लेस है, ये यूनिट लेस है, क्योंकि ये दो राशियों का अनुपात है। जैसे मैंने क्या कहा अभी, म्यू बराबर मैंने क्या लिखा था, साइन आई बटा साइन आर। बताओ इन साइन आई और साइन आर का कोई अनुपात हो, मतलब कोई यूनिट डायमेंशन होता है क्या? नहीं ना, तो इसका कहां से आएगा फिर? ये यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चाल को डिफाइन करता है सर, ये बात समझ नहीं आई। और यहीं से बनता है जहर सवाल, जहर कॉन्सेप्ट। इस बात को मैं डिटेल से डिस्कस करना चाहूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जो है उस मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लाइट की स्पीड, लाइट की चाल निर्धारित करता है। ये कैसे वर्क करता है इस पे हम बात करने के लिए जाएंगे, ठीक है? यस, हाँ, सुपर हीरो रस सिर जी, ये क्या लिखा है भाई, सुपर हीरो रस सर जी क्या हो गया? अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार के होते हैं और यहीं से इतने गजब गजब न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, नोट करना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज फॉलोइंग टू टाइप्स कौन कौन सा है? नंबर 1 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एक होता है बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इनमें क्या डिफरेंस है बेटा? कई बार आपने न्यूमेरिकल, मैं कराऊंगा अभी प्रैक्टिस, अभी दिल दिमाग में बिठाओ, लास्ट में सवाल प्रैक्टिस के लिए इंतजार कर रहे हैं आपका इसी क्लास में, यहीं पे। तो जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, उस आपका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको डिफाइन किया जाता है बेटा किससे? प्रकाश से, यानी लाइट, प्रकाश में जो लाइट का वेग है, प्रकाश का वेग वो, और जो मीडियम है वेलोसिटी ऑफ वो, यानी प्रकाश शब्द इसमें ऐड कर दो, काम खत्म हो जाएगा। म्यू बराबर सी बटा वी। सर ये फॉर्मूला तो हमने बहुत बार याद किया हुआ है, बहुत बार हमने इसको याद किया हुआ है, बहुत बार हमने इसको तैयार किया हुआ है। ये मान लीजिए आपका जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, म्यू बराबर सी बटा वी। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी सी आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी आपका वेलोसिटी इन मीडियम, माध्यम में वेग दिया गया, जो कि फिक्स नहीं है, लेकिन मैं साइड में अगर इधर कहीं लिखूं तो मैं लिख दूंगा बेटा सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चे अपने नोट्स जब बनाओ तो उसमें साइड में जरूर से लिख लेना, मजा आ जाएगा। म्यू बराबर सी बटा वी। कितने सारे न्यूमेरिकल आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं, मैं भी इसका एक सवाल आपको प्रैक्टिस अभी करवाने वाला हूं, बहुत बेहतरीन सवाल है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद में रखना है, म्यू सी बटा वी। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, वी वेलोसिटी इन मीडियम, लाइट का ही है बट मीडियम में है। ये तो निरपेक्ष हो गया, ये तो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। लेकिन अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो उसको कैसे डील करेंगे, उसको कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं? अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख के बताया था बच्चे, नई चीज कुछ नहीं बताऊंगा, जो अभी बताया था उसी को मेकअप करके बताऊंगा। 1 μ2 तो μ2 बटा μ1। अब ये जो रिलेशन आपका है, इस रिलेशन को मैं वेलोसिटी के साथ लिंक करना चाहता हूं, और मैं आपको अभी अभी एक बहुत बेहतरीन सवाल आपके दिमाग में डाल दूं। म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। बेटा कहीं दिमाग में साइड में जगह खाली हो तो इसको ऐसी जगह सुरक्षित रखो, जब जरूरत पड़े तुरंत डाटा स्कैन होके आपके सामने आ जाए, तुरंत। जैसे आप सर्च करो आपका रिलेटिव
आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। तुरंत आपके दिमाग में आए कि बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनेगा, अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, आगे देखना कॉन्सेप्ट बनेगा गजब का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के म्यू समानुपाती 1/v। अगर मैं इसको वेलोसिटी से लिंक करना चाहूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा v1/v2। मैं इसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था सर जी, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने सारे न्यूमेरिकल बच्चा कहता है सर न्यूमेरिकल नहीं आता, अरे मैं कहता हूं बच्चे तेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट तेरा पता है, चैलेंज करता हूं तो ये न्यूमेरिकल गलत नहीं कर सकता। अगर तेरे को ये कॉन्सेप्ट पता है, एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, आया है, आएगा, तो तू इसका न्यूमेरिकल गलत नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन लेन दी नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट अगर तेरे पास है तो न्यूमेरिकल का भूत निकाल देगा, इस बात का मैं चैलेंज करता हूं। ये देखिए μ1 μ2 बराबर μ2/v1, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये μ2 है तो ये v1 आ गया, ये μ1 है तो ये v2 आ गया। ये रिलेशन बेटा, ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये आपका एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ये दोनों डिफरेंस आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज आपको समझ में आ रही है, दोनों चीज केवल और केवल न्यूमेरिकल के लिए मैंने यहाँ पे डाली है। रिलेशन, ये जो बात है रिलेशन वाली, ये बात जरूर बच्चे अपने दिमाग में बिठा लेना, बहुत अच्छा गजब का सवाल बनने वाला है। ठीक है जी, आगे चलें, शाबाश। अब देखते हैं, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर बच्चे ध्यान दीजिएगा। जो सवाल आपने प्रैक्टिस किया हुआ है मैं उस सवाल की भी बात करूंगा और मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर की भी बात करूंगा, 1 बाय 1। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक है और ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी सापेक्ष अपवर्तनांक है। सापेक्ष अपवर्तनांक है, लेकिन एक चीज इसमें बोलिए, मैं उसकी बात बाद में करूंगा, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। बेटा जरा गौर फरमाइए और मुझे बताइए, अगर कोई लाइट फ्रॉम एयर टू ग्लास, हवा से पानी में जाता है, एयर टू ग्लास अगर जाता है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मैं एक ही बात बोलूंगा, ये चीज आपको अगर कंफ्यूज कर रही है बच्चे, एक को हटा दे, म्यू जी बोल दे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। मेरे हिसाब से मेरी आर्मी को पहले से पता होगा, नई चीज कुछ नहीं है। अरे कांच का अपवर्तनांक कितना होता है बच्चे याद किया है ना, तो फिर क्यों पीछे हट रहा है, क्यों अपने कदम पीछे खींच रहा है? जवाब दे, कांच का अपवर्तनांक तेरे को याद है या नहीं? अगर है तो कमेंट कर। 1.5 यानी 3/2। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपका 3/2 यानी 1.5। बच्चे याद रखना है, बहुत काम में आएगा। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, पानी का अपवर्तनांक है 1.33। कितनी बार याद किया होगा आपने, न्यूमेरिकल में भी कई बार आता है। 1.33 या 4/3। ये देखो बेटा, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का। 4/3 बोलो या 1.33 बोल दो, एक ही बात है। एक डायमंड का और दिया हुआ, इसको तो हटा दो, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, पर मैंने लिख दिया एक्स्ट्रा। लेकिन ये डायमंड वाला 2.4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का। मैं अभी याद कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। जो क्लास इधर आ गया, अगर आप क्लास में हैं और मेरे को अगर फील कर रहे हैं, मेरी आवाज़ अगर आपके कानों तक आ रही है और आप मेरा जो बोलने का, लिखने का जो मेथड है, जो तरीका है, आप उस पर फोकस करके रखें, आई कांटेक्ट बना के रखा मेरे साथ, तो चैलेंज के साथ बात करता हूँ, बोलोगे नहीं कभी। अच्छा, डायमंड का हो गया 2.4। उसके बाद में ये आपका क्राउन कांच के लिए दिया हुआ 1.5। एक्चुअल में ग्लास के लिए 1.5 होता है, इसने क्राउन ग्लास बोल दिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है अपने को। मेन चीज जो है वैक्यूम के लिए 1 और एयर के लिए 1.003, लेकिन अपने एक्चुअल में 1 लगभग इक्वल 1 कर दिया। तो अब मैं इसको एक नई स्लाइड में लेके जाता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बच्चे, एक बार याद करना बेटा, म्यू अगर मैं बात करता हूं ग्लास, यानी मैं कहूंगा 3/2 या 1.5। अगर मैं म्यू वाटर के लिए बात करूंगा, कमेंट में बच्चा जवाब चाहिए मुझे फटाफट, 4/3 या 1.33। इधर कोई यूनिट आएगा क्या? अरे ये तो यूनिट लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है।
उसके बाद में अगर म्यू मैं डायमंड की बात करूं तो बेटा डायमंड के लिए 2.4 याद रखना है। उसके बाद में मैं म्यू चाहे एयर के लिए बोलूं या म्यू मैं वैक्यूम के लिए बोलूं, मैं क्या बोलूंगा, लगभग 1। मैं लगभग 1 लिख देता हूं। ये आपको याद में रखना है, जो मैंने पीछे वाली स्लाइड में याद करवाया है। बेटा न्यूमेरिकल में बहुत काम में आएगा, ये बात आपको याद करके रखनी है। क्लियर है बच्चे? समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? क्लास को एंजॉय कर रहे हैं? मैं फुल डेडिकेशन के साथ अपना वर्क कर रहा हूँ क्योंकि बेटा एक अनाउंसमेंट और आपका मिलेगा क्लासों का। मेरी जो क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है उसका, तो उसके लिए मैं टेलीग्राम पे आपको, ये जो हमारा टेलीग्राम है जो टीम आरएसआर के नाम पे, उसको जरूर ज्वाइन करके रखा करो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लासों का पीडीएफ भी दिया जाता है और आपको क्लासों के रिगार्डिंग जो अपडेट होता है वो भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करके रखें। आपके मोबाइल में व्हाट्सअप है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो, लेकिन आपके मोबाइल में टेलीग्राम है या नहीं इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये बात नोट करके रखिएगा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने याद करवा दी। ग्लास 1.5 और वाटर के लिए 1.33 और उसके बाद में डायमंड के लिए आपका 2.4 और ये तो आपका वैक्यूम या एयर के लिए तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अपन इधर से थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड चेंज करते हैं, थोड़ा इधर आते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पहुंचते हैं। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ठीक है, यस, अभी ठीक है, जरा चेक करो एक बार क्लास। कुछ इश्यू है क्या? जरा चेक करके बताओ एक बार, कमेंट करो एक बार। अभी ठीक है? बच्चा कमेंट में लिख रहा है बफरिंग। शाबाश शाबाश शाबाश, ओके, अच्छा, ओके ओके ओके, शाबाश, सही है सर। ओके, कई बार हो जाता है, कुछ डाटा का इश्यू होता है। टीम बोल रही है सही है, बिल्कुल ओके है। चलो, अच्छा, ये क्या लिखा है जरा गुरुजी गौर फरमाइए, जरा अपना है ना मन की बात बताइए। क्या? प्रकाश, लाइट फ्रॉम वाटर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास। नोट करना, लिखना बता दिया हूं, अब गलत करो तो तुम्हारी मर्जी, फिर 8:9 टिक लगाओ, तुम्हारी मर्जी, रट लो या कॉन्सेप्ट फील कर लो। वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी, दोबारा रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। क्या? एयर टू ग्लास, देन म्यू जी, बाद वाले को ऊपर, पहले वाले को नीचे, म्यू जी बटा म्यू डब्लू, अभी तो याद करवाया। म्यू जी ग्लास 3/2 और म्यू डब्लू 4/3, याद करवाया कि नहीं करवाया? तो ये ऊपर चला गया, 3 3 9 और 4 दूनी 8, 9/8। बताओ, ये सवाल आपने प्रैक्टिस किया है ना? और आप अक्सर क्या करते थे, सर सवाल रट गए। बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज ऑप्शन मिले कि ना मिले ये जरूरी नहीं है। उसके बाद में ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूंगा और मैं एक ही बात बोलूंगा, क्योंकि एक बात जो अभी आपको बोलने वाला हूं पूरा निचोड़ है भैया। जो सवाल बनता है उसका पूरा निचोड़ है गुरुजी, पूरा का पूरा निचोड़ है, पूरा का पूरा मेकअप है जहर लेवल पे, और ये कोबरा वाला जहर आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जो बनेगा उसकी गारंटी मैं देता हूं इधर से, कैसे कैसे बनाया गया है, पूछा गया है, पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को नोट करना अपने दिल दिमाग में। क्या ये चीज मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं, यस और नो? मैं एग्रीमेंट चाहूंगा प्रत्येक बच्चे का कमेंट बॉक्स में। क्या मैं ये चीज आपको बता चुका हूं? क्या मैंने लिखना बताया 1 म्यू 2 बटा म्यू 1? सर ये चीज नहीं आई है, अभी इसकी बात मैं कर लेता हूं। म्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है आपका, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका लेमडा की, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका वेवलेंथ के, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। सर ये बात हमारे अब समझ में आ रही है, बस इसी बात को आपको नोट करके रखना है, बाकी काम हो जाएगा आपका। 3 चीज मैं आपके दिल दिमाग में बिठाना चाहता हूं। पहली बात अगर अपन नोट करने के लिए जाएं तो पहली बात है म्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है 1/v के। अगर मैं दूसरी बात नोट करने के लिए जाऊं, म्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है 1/λ के। और तीसरी बात जो मैं नोट करूंगा वो बात होगी, सॉरी म्यू नहीं आएगा इसमें इन दोनों का रिलेशन आ जाएगा बच्चे, इसमें इन दोनों का रिलेशन आ जाएगा, और वो ये बेटा 1:v 1/v और ये 1/λ, तो इन दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए, यानी v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ये लेमडा। ये तीनों चीज मैंने लिख दी है, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे जितने सवाल बना दें, चाहे जितनी ताकत लगा दे एयरफोर्स नेवी एनडीए वाले पेपर बनाने में,
इससे बाहर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इससे बाहर सवाल कोई डिजाइन नहीं हो सकता, कोई सवाल तैयार नहीं हो सकता। डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ही है। और इससे सवाल क्या क्या बनेंगे अभी मैं पूछता हूं आपसे, आप जवाब देंगे। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, अपवर्तनांक की बात करूं, तो बेटा सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूं तो स्पेक्ट्रम बोले तो कुछ याद आया आपको? कुछ अंधेरे वाली बातें याद आई? कौन सी? स्पेक्ट्रम में मैं लिखूं इसको इधर, चलो लिख देता हूं एक बार, कलर चेंज कर रहा हूं, VIBGYOR, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर ये वेवलेंथ इधर बढ़ता है तो आप मुझे बताओ इधर जाने पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होगा? घटेगा, अगर वेवलेंथ बढ़ता है। ये बात आपको याद रखनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, ये बात आपको याद में रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो रिलेशन अपने यहाँ पे रिलेट किया है, उस रिलेशन को रिलेट किया जा सकता है वेलोसिटी के साथ में। सवाल फिर पूछूंगा मैं, स्पेक्ट्रम में रेड कलर की जगह, जवाब चाहिए मुझे, रेड कलर की जगह अगर ग्रीन कलर का लाइट डाल दिया जाए तो उसकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? रेड कलर की जगह, लाल रंग के प्रकाश की जगह अगर ग्रीन कलर डाल दिया जाए, रेड की जगह अगर मैं बात कर रहा हूं रेड कलर की जगह अगर ग्रीन कलर का लाइट डाल दिया जाए तो बताओ उसके वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? जरा सोच के देखो। मैं इस रिलेशन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट रिलेशन दे दिया है, वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली लैम्डा। क्योंकि आपने रेड की जगह ग्रीन डाला है, वेवलेंथ घट गया है, और वेवलेंथ घट गया है तो भैया अगर लैम्डा घट गया है तो वेलोसिटी भी घट जाएगा। अगर ये सवाल बच्चा दिमाग में आया है, कमेंट में बच्चे ने लिख दिया डिक्रीज हो गया। कुछ बच्चे अभी भी इंक्रीज लिख रहे हैं, मतलब उनको कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और एक बात बोलना चाहूंगा गुरुजी, इससे ज्यादा डेडिकेशन, कॉन्सेप्ट को फॉलो करने का मेथड, समझाने का तरीका शायद ही कोई गुरु आपको दे, इस डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाएं। अगर फिर भी आप गलत कर रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं मेरे एंड से कमी नहीं है गुरुजी, आपके एंड से कमी है। जिस दिन उस कमी को दूर कर लोगे उस दिन फिजिक्स को अपना गुलाम बना लोगे। वो आपको करना है, कैसे करना है। बहुत तगड़े तगड़े सवाल बनेंगे इधर से। आगे बढ़ता हूं मैं, बहुत अच्छे सवाल, एक से बढ़ के एक टोटल जहर सवाल बनेंगे। कितने सारे सवाल आए हैं बच्चे, मुझे बोलने की जरूरत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इफेक्ट करने वाले फैक्टर आया है क्या सवाल? अरे गुरुजी बहुत आया, चाहे एनडीए को पूछ लो, नेवी को पूछ लो, एयरफोर्स को पूछ लो, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ध्यान दीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, अपवर्तनांक को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं, जो प्रभावित कर रहे हैं? और उसमें अगर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नेचर ऑफ मीडियम, माध्यम की प्रकृति। माध्यम कैसा है यार, जो मीडियम आपने लिया हुआ है वो कैसा है, रेयर है, डेंसर है, या किसी दूसरी प्रॉपर्टी के रूप में जो रिफ्रैक्शन कर रहा है लाइट का? मीडियम की नेचर पे, माध्यम की प्रकृति पे। नोट करना बेटा, राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट एनडीए वाला घोल लेगा। वही सवाल बनते हैं जहर, और कोई औकात नहीं है एनडीए वालों की कि न्यूमेरिकल लेंथी बना दे, नहीं बनेगा तो केवल और केवल राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट में, लैंग्वेज में फंसाने का प्रयास। यहाँ से ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट आपका, दूसरा पॉइंट आपका, प्रकाश का रंग या तरंग दैर्ध्य। अब इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं आपको, इसके बारे में क्या बोलूं आपको, जो मैंने ये बोल दिया म्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1 लैम्डा, म्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनली अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 1/v, तो यहाँ पे v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लैम्डा, तीनों रिलेशन अगर आपको मैंने लिख दिए हैं तो अब इसके आगे मैं क्या ही बोलूँ। ये वेवलेंथ, प्रकाश का रंग, सर जी रंग से समझ नहीं आया बेटा, रंग का मतलब है वेवलेंथ है, यानी कलर बोलो या वेवलेंथ बोलो, क्योंकि VIBGYOR वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी वेवलेंथ बढ़ गया। अगर वेवलेंथ बढ़ गया तो म्यू घट गया। समझ में आ रही है ना बात? अरे 1000 सवाल बनाए ना, हम तो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अरे एग्जामिनर रेड की जगह ब्लू दे दे, क्या फर्क पड़ता है, ग्रीन की जगह येलो दे दे, कॉन्सेप्ट है ना आपके पास, तो फिर क्यों घबरा रहे हैं? गुरुजी फिजिक्स है, 1000 सवाल बढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके पास है तो 1000 नहीं 2000 बनाए, हम निपट लेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका, तीसरा कॉन्सेप्ट, क्या सर जी क्या बेहतरीन सवाल बनाया है, टेम्परेचर ऑफ मीडियम।
टेम्परेचर ऑफ मीडियम यानी माध्यम के ताप पे। बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल, गजब, टॉप लेवल का सवाल आपका, मोस्ट टारगेटेड क्वेश्चन। जरा गौर फरमाइए इस सवाल पे। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है। बेटा दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े जिधर भी जगह मिले ना, एक बार इसको स्कैन कर लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। बच्चे इसको नोट कर अपने दिमाग में। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता है। बेटा एक बार बताना, इस सवाल की औकात बताना कितनी बार आया है, और इस बार आए ना इसकी इतनी बेइज्जती करने वाले हैं, मतलब क्या ही भाव ही नहीं देंगे हम इसको, क्या ही बोले इसके बारे में। आज के बाद में सवाल को नोट करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे टेम्परेचर का इफेक्ट, माध्यम का ताप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ताप बढ़ाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, डिक्रीज करता है। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छा सवाल है। यस सर, आगे बात करते हैं। अब एक आता है इंटरेस्टिंग फैक्टर, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ो, स्नेल लॉ पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ो और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना पढ़ो, ये कहाँ का न्याय है भाई? कभी नहीं हो सकता ये न्याय। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये देखो क्या बात है, क्या मेकअप हो रहा है, गजब लेवल पे आ रहा है ना मजा। देखिए जरा ये मतलब इसके कंसेप्ट क्या है, मैं एक बार आपको ब्लैक स्लाइड पे दिखाता हूँ, फिर लेके आऊंगा इधर सारे बच्चों को, ठीक है? एक बार ब्लैक स्लाइड पे दिखाता हूँ बेटा, जरा देखिएगा, एक ही सेकंड में खत्म कर देते इसका मामला। ये नॉर्मल है, मैं नॉर्मल रेड कलर से बना देता हूँ। ये पहला नॉर्मल, ये दूसरा नॉर्मल, ये तीसरा नॉर्मल, ये चौथा नॉर्मल, अभी खत्म कर दूंगा मैं इसको नैनो सेकंड में। देखिए जरा, एक बेटा इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा जी, ये बेटा डेंस मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, ये याद रखना बेटा, ये डेंस मीडियम है, रेयर मीडियम है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहली शर्त है, बताऊंगा जहर घोलूंगा, शुरुआत है। देखो अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, आपतन कोण बढ़ाया, मैंने आपतन कोण आई बड़ा कर दिया, आई बड़ा किया, आर बड़ा हो गया, वो तो होना ही था। फिर मैंने क्या किया, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ाया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओहो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ाया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया। और जो स्पेशल आपका इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हमने नाम दे दिया है IC, या इसको क्रिटिकल एंगल C के नाम से भी जानते हैं, या तो C लिखते हैं या I बराबर IC लिखते हैं इसको, IC क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। और एक गुरुजी इसका डेफिनेशन बहुत अच्छा बनता है, बताइए जरा, बता देते हैं। अगर एंगल ऑफ मतलब एंगल आपका जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल वह इंसिडेंस एंगल है, वह आपतन कोण है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। उस दौरान जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वह क्रिटिकल एंगल है। अब देखो जादू अब होता है। अब अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर क्रिटिकल एंगल से थोड़ा बड़ा कर दिया, अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया तो भैया मेरे, अगर मैंने इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, I ग्रेटर देन IC, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और प्रकाश की किरण वापस उसी मीडियम में लौट के आ जाएगी, जिस मीडियम से आई थी वापस इसी में लौट के आ गई। यही है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं बच्चे? पहला डायग्राम, दूसरा, तीसरा, चौथा, खत्म। एक बच्चा कह रहा है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो। बच्चे तू तैयारी नहीं कर सकता। सर जी आज ही क्लास में आया था, आज ही डिमोटिवेट कर दिया, तो कभी मोटिवेट भी नहीं हो सकता। प्रिपरेशन स्टार्ट की नहीं, उससे पहले तेरे को इंपॉर्टेंट चैप्टर चाहिए, बच्चा नहीं पढ़ सकता। लिख के ले ले मेरे से। तेरे दिमाग में एक कीड़ा पहले दिन आ गया है, जिस दिन तू पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है उस दिन तू इंपॉर्टेंट चैप्टर ढूंढ रहा है। अरे भैया एग्जाम आते आते तो ये पूछेगा मेरे सब्जेक्ट क्या क्या है पेपर में आने वाले। निकल जा बेटा, टाइम बर्बाद कर देगा तू अपना यहाँ पे। जिस दिन प्रिपरेशन स्टार्ट किया उस दिन तू इंपॉर्टेंट चैप्टर पूछ रहा है। सोच के देख,
क्या चल रहा है तेरे दिमाग में और तू क्या करना चाहता है बच्चे। बड़ा अच्छा सवाल था तेरा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको क्लियर कर दी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, बहुत अच्छे से ये बात आपके दिल दिमाग में आ जानी चाहिए। पहले ये इस मीडियम से आ रहा था, फिर अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, वापस रे उसी मीडियम में लौट गई, यही है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जरा इस कोण को देखिए, जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ा रहे हैं, ये देखिए ये आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये रिफ्लेक्शन इधर नहीं होगा। ये जो एंगल है उस एंगल का नाम क्या है, क्रिटिकल एंगल, क्योंकि ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये देखो ये हो गया 90, अब हो गया 90। तो जब ये 90 होता है तो एंगल क्रिटिकल एंगल बनता है। ये देखिए क्रिटिकल एंगल, बता चुका हूं मैं आपको इसको बहुत अच्छे से, ये विजुअल इफेक्ट से भी आप इसको फील कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये पढ़ने वाला नहीं लगता है बच्चे। अगर तेरे दिमाग में ये विचार आ ही गया ना, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये जो विचार अगर तेरे एग्जाम के 10 दिन पहले आता तो मैं तेरा वेलकम करता कि बेटा 10 दिन में ये चैप्टर रिवाइज कर ले, मैं खुद चल के तेरे को बोलता। लेकिन तू प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, घर से निकला नहीं, इससे पहले तेरे को टेंशन हो गई कि इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या वो बता दो, मैं सिलेक्शन ले दूं। बाकी दुनिया पागल नहीं है गुरुजी जो अभी अपना दिमाग खपा रही है इधर। यही फर्क है सर आप में, यही फर्क है सर आप में और उस बच्चे में जो तैयारी करेगा 4 महीने और फिर पेपर में आग लगा के आएगा, ठीक है। पेपर को फोड़ के आएगा। डेफिनेशन बच्चा लिखना है तो लिख सकता है, मैं बता दिया आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाओ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होते जाएगा। एक स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। उस विशिष्ट स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल नाम दिया गया था। अगर अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और बढ़ा दें तो रे वापस उसी मीडियम में लौट जाती है जिससे आई थी। इसी को हमने नाम दिया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नोट्स में आप ये लैंग्वेज डाल सकते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप समझ कितना रहे हैं। नोट्स बच्चों ने बुक बना के रखी है, लेकिन बेटा अगर समझ नहीं रहे हैं, उसको अपने दिल दिमाग में नहीं उतार रहे हैं, तो बेटा वो आपको काम के नहीं है, वो नोट्स धरे रह जाएंगे। अरे दुनिया रिजल्ट देखती है, मेहनत नहीं। अगर मेहनत कितनी करो रिजल्ट नहीं आया तो तू कुछ भी नहीं पढ़ता था, ये दुनिया कहेगी। रिजल्ट देखती है गुरुजी, रिजल्ट में आया कि नहीं नाम तेरा, मेरिट में उसको देखती है, मेहनत को नहीं। ये देखो बेटा डेंस मीडियम, ये रेयर मीडियम, ठीक है। आप इधर देख लीजिए, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन बढ़ाया, अच्छा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका 90 हो गया और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल हो गया। फिर से बढ़ाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये विशेष आपतन कोण है, ये थीटा देखो ग्रेटर देन सी है, यानी ये आई सी जो है, जो आई है वो आई सी से बड़ा है, जो मैंने अभी पीछे बताया था। वापस रे उसी मीडियम में लौट गई क्योंकि इसका क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। ठीक है जी, चले आगे थोड़ा सा। चलो जी, इंपोर्टेंट फॉर्मूला, और गुरुजी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इंपोर्टेंट फॉर्मूला क्या हो सकता है, जरा सोच के देखो एक बार कमेंट बॉक्स में। अभी जो आपका पेपर हुआ था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे डिस्कस किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना के बताया था। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए। अब इस पे क्वेश्चन बना के बताया था मैंने, जो शॉर्ट रिवीजन करवाया था ना एयरफोर्स के एग्जाम से पहले, उस क्लास में 1 शॉर्ट रिवीजन में। जरा कमेंट कर सकते हैं आप। अरे वाह, कोसेक वाला, अच्छा जी, जरा कमेंट करो पूरा फॉर्मूला। नहीं बेटा, पूरा फॉर्मूला जरा कमेंट करो, पूरा फॉर्मूला जरा कमेंट करो तो ही मैं मानूं। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, 1/μ साइन सी, या 1/sin सी होता है बेटा कोसेक सी। अब यहां पे देखिए सी क्या है, क्रिटिकल एंगल। आपका सी क्या है बेटा, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांति कोण। और ये रिलेशन बहुत ज्यादा जहरीला बनता है जब इसकी बारी आती है जहर उगलने की। बहुत तगड़ा सवाल है। क्रिटिकल एंगल बढ़ाने पे क्रिटिकल एंगल बढ़ाने पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इफेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज डिक्रीज करने पे क्रिटिकल एंगल का इफेक्ट क्या, जहर सवाल।
बच्चा आसपास में नहीं भटकेगा, गारंटी के साथ बात कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। म्यू बराबर 1 अपन साइन सी, आपको पता है साइन थीटा का वैल्यू 0 से साइन 0 से 90 तक जाने पे वैल्यू साइन का बढ़ता है, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, यानी क्रिटिकल एंगल बढ़ाने पे, नोट करना मेरी बात, दिल दिमाग में उतरनी चाहिए अभी का अभी। अगर एंगल 0 से 90 जाने पे साइन का वैल्यू बढ़ता है, तो अगर क्रिटिकल एंगल को अपन 0 से बढ़ाते जाएं तो साइन का वैल्यू बढ़ेगा। और अगर किसी राशि के बट्टे की वैल्यू, बट्टे वाली वैल्यू अगर बढ़ती है तो सामने वाली वैल्यू घटती है। इससे जहर सवाल हो नहीं सकता, यहां से बनाया नहीं जा सकता। अगर आपका क्रिटिकल एंगल इंक्रीज किया जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डिक्रीज हो जाता है। ये इतना गजब का क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा सवाल है। लेंस नहीं पढ़ाया आपने, अच्छा तो आज खत्म हो गया क्या चैप्टर है? खत्म हो गया चैप्टर आज, लेंस नहीं पढ़ाया, कल तो मैं अल्टरनेट करंट पढ़ाऊंगा तेरे को। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन से पहले लेंस पढ़ते हैं क्या? पहले अपवर्तन का पता ही नहीं है, पहले तू लेंस पढ़ ले। तो अब तू सिखा दे गुरुजी मैं पहले क्या पढ़ाऊं तेरे को, पहले लेंस पढ़ा दूं, अपवर्तन बाद में बता दूं, है? हद होगी भाई। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं है, ज्ञान देने के लिए बैठे हैं कमेंट बॉक्स में, सर जी लेंस नहीं पढ़ाया। अच्छा तो बिना रिफ्रैक्शन के तू लेंस पढ़ लेगा बेटा, बड़ा अच्छा बच्चा है, ईमानदार बच्चा है, कह दी मन की बात गुरुजी मैंने तो, है? म्यू बराबर 1 अपॉन साइन सी, साइन का वैल्यू 0 से 90 पे इंक्रीज करने पे साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, और अगर इसका वैल्यू बढ़ गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। इतना गजब का क्वेश्चन बनता है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन बनता है, नोट करके रखिएगा। सर जी इसका उल्टा सवाल बना लिया तो हम तो फंस जाएंगे, कैसे बताता हूं। रेयर मीडियम से डेंस मीडियम, ओहो, अगर प्रकाश के किरण लाइट रे रेयर मीडियम से अगर डेंस मीडियम में गई तो रेयर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा, क्योंकि सघन माध्यम का अपवर्तन उतना ही ज्यादा होता है। जैसे पानी का 1.33, ग्लास 1.5 और डायमंड 2.4, याद आया कुछ अभी बताया था। तो डेंस मीडियम पे जाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, म्यू बढ़ता है, मतलब क्रिटिकल एंगल घटेगा। रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर गया, क्रिटिकल एंगल डिक्रीज कर गया। बहुत गजब के सवाल गुरुजी, मैं फिर बता रहा हूं, चाहे जितना पेपर में जहर घोल दे पेपर वाले, बच्चा अगर ये चीजें मेरी दिल दिमाग में नोट कर रहा ना, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, सवाल बना भी नहीं सकते, इससे कोई आगे बाहर सवाल बनेगा नहीं, ठीक है। डिपेंडेंसी है बेटा, क्रिटिकल एंगल की निर्भरता की बात अपन कर रहे हैं, क्रांति कोण की निर्भरता क्या है, क्रिटिकल एंगल की डिपेंडेंसी क्या है। तो सबसे पहले प्रकाश का रंग, और गुरुजी मजाक कर रहे हैं, अरे वेवलेंथ बोल दो, हमें पता है, हमें पता है, VIBGYOR, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी लाइट जो है उसका कलर के बजाय सर जी वेवलेंथ बोल दो, बढ़िया समझ में आएगा, बिल्कुल सही बोले। क्रिटिकल एंगल की डिपेंडेंसी लेमडा पे, वेवलेंथ पे। क्यों सर जी मजाक कर रहे हैं, कहाँ रिलेशन आया लेमडा इसमें? नहीं आया ना, यही तो है इसका जहर, अभी बताता हूं। आपने क्या बोला, म्यू बराबर 1 अपॉन साइन सी या कॉसेक सी, अच्छा जी ये तो हमें याद है, लेकिन क्या आपको ये याद है म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लेमडा? ओए गुरुजी, मतलब इसकी जगह आप लेमडा लिख सकते हैं? यस सर। अगर इस म्यू की जगह मैं 1 बटा लेमडा लिखूं तो 1 बटा लेमडा बराबर क्या होगा, 1 बटा साइन सी, तो बताओ साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा। ओहो गुरुजी, लेमडा बढ़ाने पे क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। ओ गुरुजी, इतने खतरनाक रिलेशन बढ़ेंगे पेपर में, वही तो आपको शेर बनाएगा, वही तो आपको कॉन्फिडेंस देगा। गजब लेवल पे, बेहतरीन लेवल पे, बहुत अच्छा सवाल बनेगा। जितना गहराई में उतर गए गुरुजी, वहीं से मोती लेके आओगे। और ये गुरुजी RS सर की क्लास है,
याद रखना, जो टिक गया वो सीख गया, और वो सीख गया जो आज तक नहीं सीखा। जो डर गया वो अपने घर गया। विद इन नैनो सेकेंड, 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है, रिलेट कर लेना सवाल को, सवाल ऐसे ही बनेगा इधर से, पक्का रिटर्न में ले लो चाहे अभी से। अच्छा, माध्यम के जोड़े की प्रकृति पे, भाई मीडियम का जोड़ा जो बनता है, माध्यम का जो जोड़ा बनता है उसको कैसे लिंक करें। मतलब जैसे मैंने जोड़े बना दिए कांच और वायु का, सर जी ये तो मेल ही नहीं हो रहा है, ये तो मेल ही नहीं हो रहा, वो नहीं होता है क्या, वो नहीं पूछे। एक मेरा जैसा कोई काला कलोटा सा था और उसके साथ में साथ वाली जो खड़ी थी है ना अर्धांगिनी, वो मतलब जैसे बिल्कुल वाइट कलर में, तो उसको पूछा, बोला यार ये क्या चक्कर है भाई साहब, गवर्नमेंट नौकरी का चक्कर है, किसका चक्कर है, गवर्नमेंट नौकरी का चक्कर है। तो वही है, अभी इसका देखो कांच और वायु का है, कांच और वायु का रिलेशन आपको नजर आ रहा है, कांच और वायु का रिलेशन नजर आ रहा है। तो इसके लिए जो आपका क्रिटिकल एंगल है, जो आपका क्रांति कोण है, अगर आपको याद रहता है तो रख लीजिए, लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी नोट कर लें अपने दिल दिमाग में। 42 डिग्री, कई बार इसका जरूरत पड़ सकता है, ना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद हो जाएगा तो बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस रहेगा बेटा। ग्लास के लिए मैं ये कहूंगा, ये आपका एयर को तो नेगलेक्ट कर देते हैं, वो तो वैक्यूम एयर खत्म, ग्लास मानते मेन। कांच के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 42 डिग्री, वाटर के लिए 49 डिग्री, वाटर के लिए क्या बेटा 49 डिग्री। डायमंड के लिए ये बात आपको सोचनी पड़ेगी, आपको डायमंड को मैं रिलेट करता हूं इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। बेटा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था सर जी 2.4, और इस 2.4 को मैं डिग्री में बदल रहा हूं, ये लो सर 24 डिग्री। सर जी मजाक हो गया ये तो, हाँ यही मजाक है। ग्लास के लिए 42, वाटर के लिए आपका 49 और डायमंड के लिए 24 डिग्री। बच्चा याद हो जाएगा, मैंने लिख दिया स्क्रीन पे बहुत अच्छे से, क्लियर हो गया, क्लियर है, क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके आगे चलें, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए टेम्परेचर, ये चीज़ मैं आपको वैसे ऑलरेडी क्लियर करवा चुका हूँ बच्चे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई डाउट आपका यहाँ पे बनने वाला है। क्या टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी बार बता चुका हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, म्यू टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जरा नोट करें क्रांति कोण, इसीलिए क्रांति कोण बढ़ता है। क्या जहर घोल चुका हूं मैं पहले तुम्हारे दिमाग में, घोल चुका हूं। क्रांति कोण पे ताप का प्रभाव आया है कि सवाल, अगर आ गया ना लिख लो बच्चे, 0.1% भी बच्चा सही नहीं कर पाएगा पूरे पेपर में। क्या लिखा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्रिटिकल एंगल भी इंक्रीज होगा। समझ में आई बात है, ये लफड़ा यहीं से चलता है, क्योंकि आपको पता है म्यू बराबर क्या होता है 1/sin c, तो sin c बराबर क्या हो गया, इसको लिखो म्यू बराबर 1/t, इधर 1/t लिखो, तो sin c बराबर मैं t लिख देता हूं, sin c बराबर t। अब आप मुझे बताओ t बढ़ाओगे तो sin c का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये क्या हो रहा है इधर। अब मुझे ये बताओ कि तुम प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करोगे अभी या कॉन्सेप्ट पे। मैं एक बात बोलता हूं बेटा, कॉन्सेप्ट को गहराई में उतर के कर ले, और फिर जो तेरे को प्रैक्टिस करनी है ना उधर जाके कर लेना, उधर जाके हंगामा कर देना, सामने वाले को चैलेंज करके बोल देना, बोला आजा मैदान में देख लेते हैं, हो जाए 2-2 हाथ मुक्कालात मुलाकात, है ना। हाँ तो वो चीज़ नोट कर लेना, बहुत गजब के सवाल बनेंगे इधर से, बहुत अच्छे अच्छे। बच्चा लिंक तो करे, बच्चा सवाल को लिंक तो करे, वहां पे कॉन्सेप्ट वाला थोड़ा ऐसे तैयार होता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, क्या ही बताऊं मैं, मरीचिका। अरे गर्मियों के दिनों में हमारे जैसे जो मकान है रेगिस्तान में, वहां जाके देखेंगे लगता है पानी भरा हुआ है और पानी देखने को नहीं मिलता उधर, है कि नहीं। ये क्या है, ये दृष्टि भ्रम है, ये मरीचिका। ठीक है, ये आपका मरीचिका वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब सघन माध्यम विरल माध्यम रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में अक्सर देखने को मिलता है। ये तो एक एग्जाम्पल है, हमें इससे मतलब नहीं है क्या डायग्राम है क्या हो रहा है, अरे अपने को इसको लिखना नहीं है, अपने को इसको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। तो ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालें, केवल एग्जाम्पल ध्यान रखें। इसका एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, किसका एग्जाम्पल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। हीरे का चमकना किसका कारण है बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। बस इतना याद रखें यार, किसका कारण है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, बस क्या दिक्कत है। उसके बाद में प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर,
किसका कारण है बेटा? ये भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कारण है। खत्म बात, क्यों टेंशन लेना? एग्जाम्पल याद रखना है। सवाल आया हुआ है एग्जाम में, ऑप्टिकल फाइबर किस पे वर्क करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस पे वर्क करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो फिर कहाँ टेंशन हो रही है आपको? कुछ गोल्डन पॉइंट है, बेहतरीन सवाल आपके। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति, गुरुजी है नोट कर लो, लगा लो स्टार। अरे वैसे ही मुझे लगाने की जरूरत नहीं, मैंने क्या लिखा हुआ है समझ गए होंगे बच्चे। मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी जो भावना है वो क्या कहना चाह रही है इधर, क्या कहना चाह रही है? प्रकाश के अपवर्तन से आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सवाल बहुत आया है एग्जाम में, बहुत आया है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बोले तो रंग, रंग बोले तो वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी कलर से लिंक कर रही है। तो हम क्या करें उसमें, यानी फ्रीक्वेंसी और फेज यानी कला, नो चेंज। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सवाल इस बार के एग्जाम का, यस और नो? फेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, कला अपवर्तन के बाद, इस बार के एग्जाम का सवाल। बहुत सारे बच्चे लपेटे गए थे, बहुत सारे बच्चे, देख लो जरा, नोट कर लो। ना फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, ना फेज चेंज होगा, बट वेवलेंथ बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि म्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1/λ है और म्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1/v है। अगर मीडियम चेंज हो रहा है, क्योंकि ये क्या है? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन है, मीडियम बदला है, मीडियम बदला है तो म्यू बदलेगा, म्यू बदलेगा तो लैम्डा बदलेगा, म्यू बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगा। तो भैया वेवलेंथ चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी और फेज नहीं बदलेगा। बेटा जिस कोने में अपने दिमाग के लिखना है ना, इस सवाल को छापना है ना, स्कैन करना ना, कर लेना। जब कभी जरूरत पड़े तो डाटा नॉट फाउंड, स्कैन करने पे ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बेटा गोल्डन रूल्स है आपके, गोल्डन पॉइंट है। अगला पॉइंट है, सर जी ये भी तो बहुत खतरनाक सवाल है, इंटेंसिटी वाला। सर ये भी बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। मैंने एक बात चैलेंज किया था, और मुकेश सर तो अक्सर करते ही हैं, और मैंने क्या बोला था कि बेटा इस बार जो पेपर हुआ आपका एयरफोर्स का हुआ है, पीछे आपने एनडीए का किया है, अभी आगे नेवी का पेपर, एयरफोर्स का पेपर है, एनडीए का पेपर है, आगे आने वाले जो 4-5 महीने हैं ना, उसके बाद में जो हमारी टीम के साथ जो बच्चा जुड़ा हुआ है ना, वो एक ही बात कहेगा, पेपर वाले तेरे को पेपर कहाँ से बनाना उधर से बना लेना, छोड़ूंगा नहीं। जिस हिसाब से हम आपको कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, कंटेंट तैयार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लेवल पे, सोचेंगे 3 बार पेपर बनाने वाले कि पेपर बनाए कहाँ से। ध्यान दे, प्रकाश के अपवर्तन के बाद में आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ये तो फिक्स है, अरे रिफ्रैक्शन है भैया। और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा गुरुजी, तो इंटेंसिटी क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है, तीव्रता क्या कर जाता है? घट जाता है, क्योंकि कुछ लाइट का मीडियम के द्वारा व्यूविशन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, इस वजह से उसकी इंटेंसिटी घट जाती है, तीव्रता घट जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है जी, यस सर, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, ये बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पानी में पानी डाले तो क्या होगा? बोला ये मास्टर तो बावड़ा हो गया है, पानी में पानी डालने पे क्या होगा? आग लगेगी क्या? नहीं, पानी में पानी डालने पे बाद वाला पानी पहले वाले पानी में मिल जाता है, पानी पानी हो जाता है, मतलब उसको अलग करना मुश्किल है। मैं ये कह रहा हूं कि पानी में अगर कोई ऑब्जेक्ट डाले और वो अदृश्य हो जाए, वो दिखाई ना दे, मतलब जो पदार्थ आपने बाद में डाला, पानी में पानी डालने पे पानी क्यों नहीं दिखता? पानी दिख रहा है ना, अरे बाद वाला पानी अलग दिखता है कि नहीं ना? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, क्योंकि वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 या 4/3 फिक्स होता है। तो पानी में पानी डाला, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम थे, अलग कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसमें डाला और फिर वो अदृश्य हो गया, इनविजिबल हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, तो समझ जाना कि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, तभी वो अदृश्य हो सकता है। नोट करना इस बात को, बहुत तगड़ा सवाल बनेगा।
अगर किसी सॉलिड को सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नोट करना बच्चे इस बात को दिमाग में, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डाला जाए और वह अदृश्य हो जाए, इनविजिबल हो जाए, दिखाई ना दे, इसका मतलब समझना कि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। लेकिन सर जी इसका नेक्स्ट लेवल का सवाल क्या है? वो सवाल यह है अगर एक वस्तु को दूसरी लिक्विड में डालने पे वो दिखाई ना दे, इसका मतलब क्या है? दोनों के अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। ये तो पहला सवाल। और नेक्स्ट लेवल का सवाल बनता है, एक समान अपवर्तनांक की वस्तु को किसी लिक्विड में डालने पे इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, किस घटना के कारण? इस फिनोमेनन का क्या नाम है? उस घटना का क्या नाम है? और वो घटना है आपका नो रिफ्रैक्शन, अपवर्तन नहीं हुआ। सर ये क्या बात हुई? अभी क्या बोला था मैंने कि अगर कोई प्रकाश की किरणें डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में, यानी दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग थे, तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी, अपने पथ से विचलित हो रही थी, रिफ्रैक्शन हो रहा था। अगर इसका अपवर्तनांक और इसका अपवर्तनांक अलग अलग ना होके सेम होता तो क्या ये दो मीडियम होते? नहीं, ये एक ही मीडियम होता। और अगर एक मीडियम होता तो रिफ्रैक्शन होता क्या? नहीं होता। और अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो क्या वो वस्तु आपको अलग से दिखती? नहीं दिखती। यही हो रहा है, वस्तु अदृश्य हो गई। टॉप जहर वाला, टोटल जहर, ये सवाल स्क्रीन पे आपके हैं। इसको दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में जितनी बार कैलकुलेशन करोगे अपने दिमाग में उतनी बार गहरा होता जाएगा। बहुत खतरनाक सवाल है। मैंने आज क्लास स्टार्ट करने से पहले बोला था कि आज की क्लास में फील करोगे कि सवाल बनते कैसे हैं। ठीक है, चलो मैं आगे, अगली क्लास का टाइम हो रहा है, बहुत जल्दी मैं फ्री कर रहा हूँ। बस एक सवाल आपके सामने, एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप सोल्व करोगे, कमेंट करोगे। ये सवाल लास्ट में पहुँचते पहुँचते आज थोड़ी सी क्लास बड़ी थी, ठीक है। हाँ, और टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको, मुझे जल्दीबाजी करनी पड़ रही है क्योंकि क्लास का, इसको सॉल्व करो। अगला जो क्लास का टाइमिंग है मैथ्स का वो 12:15 ही है, आज से 12:15 ही रहेगा। 12:15 से आपका 1:15, क्योंकि उसके बाद में 1:30 पे मेरी क्लास आएगी यूट्यूब पे, 1:30 पे मेरी क्लास आएगी, ठीक है। आज इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, इसका लिंक टेलीग्राम पे दे दूंगा। 1:30 पे मेरी क्लास आएगी यूट्यूब पे, ठीक है, अनअकैडमी वॉरियर्स पे, ठीक है, बात याद रखना 1:30 पे। इसलिए मैथ्स की क्लास आपकी 12:15 पे रखी गई है। और जो इंग्लिश की क्लास है जो 2 बजे होती थी उसको हमने 2:30 पे कर दिया है, यानी 2:30 बजे। बाकी चीज़ें मैंने टेलीग्राम पे डाल भी दी है, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं तो। इस सवाल का आंसर मुझे बच्चा कमेंट करेगा। और आज की क्लास के बारे में, आज की क्लास के बारे में मुझे कमेंट चाहिए, क्या आपने सीखा आज की क्लास, तो वो कमेंट में आप इसका आंसर भी देंगे और क्या फील किया क्लास के बारे में वो मुझे कमेंट में चाहिए। अभी 5 मिनट में क्लास को सेव करता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं मैथ्स वाले सर 15 मिनट के अंतराल पे, तब तक तुम फ्री हो जाओ अपने रेगुलर रूटीन के काम से, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद। बेटा लाइक नहीं किया किसी बच्चे ने, कंजूसी कर रहे हैं तो बेटा हो सके लगे